आगाज करते हैं लेक्चर नंबर 48। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करने हैं। कल हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था, आज इसके कंसेप्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज सिर्फ चूंकि क्वेश्चंस की तादाद ज्यादा है और आपको पता है कि हमने एक तरह से कसम खाई हुई है कि एक एक आई कैप की बुक का एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस करना है, तो इसे दो दफा नहीं, एक एक दफा ही करना है। तो इसलिए हम आज ये डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लग जाए और हम मजीद आगे कुछ ना पढ़ सके, नया कंसेप्ट स्टार्ट ना कर सके, लेकिन चलो फिर कल के लेक्चर में नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जी 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 बिल्कुल, मैं बोला नहीं अभी। हाँ जी, क्या जी चैप्टर पहला क्वेश्चन 14, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट द मैंडेटरी ड्यूटीज। मैंडेटरी ड्यूटी से क्या मुराद है? जो रिक्वायर्ड है, लाजमी ड्यूटीज है ऑफ पार्टनर्स व्हिच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एन एग्रीमेंट अमंगस्ट देम। अच्छा, मैंडेटरी ड्यूटी से मुझे कंफ्यूजन अराइज हुई, मैं पता नहीं कौन सी ड्यूटी है, तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। फिर जब मैंने आगे पढ़ा मैंने देखा व्हिच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एग्रीमेंट, कहा व्हिच कैन नॉट बी मॉडिफाइड एब्सोल्यूट, क्योंकि जो मॉडिफाइड हो सकती है वो कौन सी होती है? क्वालिफाइड, और जो मॉडिफाइड नहीं हो सकती एब्सोल्यूट या जनरल ड्यूटीज है। तो छाप देंगे हम एब्सोल्यूट या जनरल ड्यूटीज। अब 3 मार्क्स हैं, क्या सारी ड्यूटीज छाप देनी चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ? 3 मार्क्स के साथ इतना थोड़ी लिखेंगे। और फिर उसने वर्ड यूज किया स्टेट, स्टेट लिखा हो, आइडेंटिफाई लिखा हो, लिस्ट लिखा हो। इसका मतलब क्या है? सिर्फ हेडिंग दे के आगे निकलो, सिर्फ हेडिंग देनी है। और आपने देखा होगा कि हमारी हेडिंग की कोशिश होती है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी आप हेडिंग पढ़े आपको समझ लग जाए कि अंदर कंसेप्ट में क्या कह रहा है। हेडिंग का असूल भी यही होता है। लेकिन अगर लिखा होता है यहाँ पे डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिस्कस, फिर इसका मतलब क्या होता? फिर इसका मतलब होता है हेडिंग भी और साथ में एक्सप्लेनेशन भी। शाबाश। तो यहाँ पे हमने सिर्फ हेडिंग देनी है। कितनी हेडिंग दे? 3 हेडिंग दे, हाँ 6 हेडिंग। क्योंकि मेरे ख्याल में अब एग्जाम में बैठ के देखिए, एग्जाम में बैठ के ना आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है मार्क्स एलोकेशन की। मार्किंग स्कीम हमारे सामने एग्जाम में नहीं होती, एग्जाम के बाद आ जाती है। आपको पता है, आप अगर ये पास्ट पेपर्स ढूंढना चाहें, ये ऑटम 2019 में क्वेश्चन आया था ना, एक तो आपको बुक से क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप ये क्वेश्चन हासिल करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सर हमने बड़ी प्रैक्टिस कर ली बुक के क्वेश्चन की, मजीद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, कहां से मिलेंगे? पास्ट पेपर से। और पास्ट पेपर कहां से मिलेंगे? आई कैप की वेबसाइट से। क्या आई कैप की वेबसाइट पे सिर्फ पास्ट पेपर्स होते हैं? नहीं, हर पास्ट पेपर के साथ 3 और चीजें भी होती है, सजेस्टेड सोल्यूशन और एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम बाद में आती है। एग्जाम में अगर हमारे सामने उसने बताया होता ना कि 3 नंबर में उसने किस किस चीज के कितने मार्क्स एलोकेट किया, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, लेकिन एग्जाम में नहीं बताता। अनफॉर्चुनेटली हमें एग्जाम में बैठ के खुद असेस करना पड़ता है। तो मे बी इसका एक हेडिंग का 1 नंबर हो, एग्जाम में आपके जहन में आएगा कि मार्किंग स्कीम में एक हेडिंग का 1 नंबर, लेकिन मे बी एक हेडिंग का आधा नंबर हो। अब कंफ्यूजन है, क्या करेंगे आप? आपने सेफर अजम्पशन की तरफ जाना है। सेफर, क्योंकि देखिए आपकी जजमेंट है ना, अब आपको नहीं पता स्कीम कौन सी है। मे बी जब मार्किंग स्कीम आए तो 1 पॉइंट का 1 नंबर हो, मे बी 1 पॉइंट का आधा नंबर हो, लेकिन हमने सेफर अजम्पशन की तरफ जाना। सेफर अजम्पशन क्या है? ये 0.5। तो आपने इसमें 6 पॉइंट्स कम से कम ड्यूटीज के लिखने हैं और इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 नंबर का मतलब है 3.5 मिनट तकरीबन, तो 5.5 मिनट में आप 6 हेडिंग्स आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में आपको मार्किंग स्कीम जो है खुद से जज करनी पड़ेगी, उसके मुताबिक लिखना पड़ेगा। तो आपने जब कभी आपको कंफ्यूजन हो ना कि पता नहीं 1 पॉइंट का 1 नंबर है कि आधा नंबर है, आपने क्या करना है? सेफर साइड पे असम्पशन लेनी है और कोशिश करना है थोड़ा सा 1 आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दे, वो बेहतर है। क्लियर? अच्छा, मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पे है पास्ट पेपर, सोल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग स्कीम। आप बता सकते हैं सबसे अहम चीज क्या है? एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर कमेंट्स ये वो सजेशंस होती है एग्जामिनर की कि ये गलतियां हमारे सीनियर्स ने की हैं और हमने ये गलतियां नहीं की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम स्टूडेंट्स थ्रू आउट द सीए कैरियर में बात कर रहा हूं, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इससे पहले एग्जामिनर कमेंट्स किसी ना किसी पेपर के पढ़े हैं? किस सब्जेक्ट के पढ़े? कमेंट्स जरूर पढ़ा करें, जरूर पढ़ा करें। एग्जामिनर कमेंट्स में वो जो चीज बताता है ना, वो पूरा क्वेश्चन पढ़ के वो चीज भी हो सकता है ना सीखे जो एग्जामिनर कमेंट में बताता है। बहरहाल चले, क्वेश्चन 14 क्लियर, आगे चलते हैं। 15, रफीक, बारिया एंड फुरकान हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश बिजनेस फॉर ट्रेडिंग मेडिकल इक्विपमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एडवाइज देम। क्योंकि अच्छा, ये लाइन लिखे ना लिखे एक बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तय आ गया, जो तय पाया वही होगा, और वो उसने कभी बताना नहीं हमें। ठीक है, ये थोड़ी कहेगा कि डिसाइड ये हुआ पार्टनर को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, बताइए उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो तो मिलेगा उसको जो तय पाया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन दिया उसने तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा। सैलरी अगर एग्री कर लिया है जी पार्टनर को सैलरी मिलेगी 50,000 पर मंथ, एग्रीमेंट में ये मिलेगा, तो ये नहीं पूछेगा। लिखे ना लिखे हमेशा क्वेश्चन इसी तरह बनाएगा।
कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तय पा नहीं पाया, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है। अब बताओ क्या होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होता है तो फिर क्या अप्लाई होता है? फिर क्या? फिर पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन अप्लाई होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज नहीं लिखी हुई तो उस चीज का फैसला कैसे होगा? पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक। कह रहा एडवाइज देम ऑफ देयर म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1930। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज बताए, लेकिन ये क्या? म्यूचुअल राइट्स तो हमने पढ़े हैं, म्यूचुअल लायबिलिटीज तो सर ने सिखाई नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। ड्यूटीज का नाम चेंज कर। उसको पता है कि क्लास में सीए में स्टूडेंट्स होता है ना, याद रखिए ये पढ़ने वाला आता है, एक तो स्टार्ट में पढ़ने वाला और फिर फिल्टर होते जाते हैं। इससे पहले जो एफसी पीआरसी की क्लास होती है उसमें फिल्टर हो जाते हैं। जो ऊपर स्टूडेंट आता है कैप स्टेज पे, ये नॉर्मली पढ़ने वाला होता है। इसलिए यहाँ पे जो ज्यादातर स्टूडेंट फेल होते हैं ना, वो इस वजह से फेल नहीं होता कि पढ़ा नहीं होता। किस वजह से फेल होते हैं? क्वेश्चन पेपर को सही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्वेश्चन पेपर सामने रखे बता देते हैं सर इसमें ये करना था, इसमें ये करना था, इसमें ये करना, और सही बताते हैं, लेकिन सम टाइम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जैसे वो कहेंगे, सोचेंगे क्या एक स्टूडेंट, राइट्स एंड लायबिलिटीज, हमने तो राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ा था, लायबिलिटीज नहीं पढ़ा, इसका मतलब है मैं लायबिलिटीज नहीं लिख देता, राइट्स लिख देता हूं। हालांकि एग्जामिनर को भी पता है स्टूडेंट पढ़ गया है, फिर भी वो स्टूडेंट को घुमाने की कोशिश करता है। कैसे करता है? अपनी इंग्लिश से। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही घटिया तरीका है पेपर सेट करने का कि क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया जाए, इंग्लिश की मार मार के, कि अल्फाज आगे पीछे करके स्टूडेंट को घुमाया जाए, कंसेप्ट ना पूछा जाए। और ये सिर्फ इस पेपर में नहीं, एक दो पेपर भी जो पढ़ाता हूं उसमें भी इस तरह की हरकत कर रहा होता है। तो ज़हन में रखा करें, अगर आपको लगे ना कि क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा, दोबारा पढ़े उसको दोबारा, और फिर कोई ऐसी टर्म अगर आ गई है उसने जो आपने ऑलरेडी नहीं पहले पढ़ी सुनी, जज करने की कोशिश करें। जब कभी कोई नया लफ्ज, नई टर्म आपके सामने आएगी ना, आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये क्या अज्यूम करें कि ये सर ने नहीं पढ़ाया हमें और इसको हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। दूसरी ऑप्शन ये कि सर ने सिलेबस, तो टाइम तो हमारे पास खुला था और सर ने सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करा, एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू हमने कर, तो कंसेप्ट हमने पढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन शायद इसको किसी दूसरे नाम से हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है ताकि हमें ऐसे लगे जैसे हमें नहीं पता। तो आपने जज करना है, और जो आपकी जजमेंट आपको बताए कि कौन सा कंसेप्ट है वो लिख दे। तो लायबिलिटीज नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैंने सिलेबस तो सारा कंप्लीट किया है, लफ्ज नहीं आया, ज्यादा क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? ये ड्यूटीज हो सकती हैं, मैं ड्यूटीज लिख दूंगा। छोड़ के नहीं आना, ये चीजें में रखिएगा। आपका सारा 100% सिलेबस कंप्लीट करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन एग्जाम में बैठ के फिर आपने ये कॉन्फिडेंट होना इस बात के ऊपर कि हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आएंगे अल्फाज डिफरेंट होंगे लेकिन कंसेप्ट वही होंगे जो हमने पढ़ा हुआ है। तो उसके इस दाव में आपने नहीं आना, वो टर्म्स चेंज करने की कोशिश करेगा किसी ना किसी क्वेश्चन में, कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा बनाएगा, तो आपने वहां पे कॉन्फिडेंट, ये टॉपिक, इस टॉपिक में तो टर्म थी ही नहीं, इसका मतलब है किसी एग्जिस्टिंग टर्म का अल्टरनेट यूज किया उसने। ठीक है, तो फिर आपने सोचना है, जज करना है, और नॉर्मली सही नतीजे पे आप पहुंचते हैं उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये क्लियर हो गया, हमने राइट्स एंड ड्यूटीज बताने हैं। ड्यूटीज में कौन से? क्वालिफाइड या एब्सोल्यूट? दोनों बता देंगे। अच्छा, सिर्फ हेडिंग देनी चाहिए इसमें कि एक्सप्लेनेशन भी? हेडिंग, क्योंकि देखिए 6-7 राइट्स हो जाएंगे और लाइबिलिटीज दोनों मिला के मेरा ख्याल है 14, कितनी हो जाती है? 15, तो 20 के करीब तो लिस्ट बन गई। तो आधा नंबर भी अगर एक हेडिंग का दे तो हमारे मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, सिर्फ हेडिंग लिखनी है। क्लियर? ये आगे चलते हैं। 16. Ubaid, Rahil and Parvez were partners in the firm. On September 1, 2009, Parvez retired from the partnership. Remaining partners continued the business with the property of the firm. Property of the firm से क्या मुराद है? लैंड, बिल्डिंग, लॉ प्रॉपर्टी किसको कहता है वाला? हर एसेट को। अकाउंटिंग की प्रॉपर्टी और लॉ की प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फर्क है, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ना है। अकाउंटिंग किसको कहता है प्रॉपर्टी? लैंड और बिल्डिंग को। और लॉ वाला किसको कहता है प्रॉपर्टी? हर एसेट को। लॉ की नजर में आपकी इन्वेंट्री भी प्रॉपर्टी है, आपका कैश भी प्रॉपर्टी है, आपके डेटर्स भी, हर एसेट आपकी प्रॉपर्टी में शामिल है। लफ्ज प्रॉपर्टी में हर एसेट शामिल है। तो कहता है उन्होंने फर्म के सारे एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एज बिटवीन देम एंड परवेज, परवेज का अकाउंट सेटल नहीं किया, सेटल किए बगैर बिजनेस कर रहे हैं। इन द लाइट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ परवेज इन द अबव सर्कमस्टेंसेस। परवेज का क्या राइट है? दो राइट नहीं है, राइट है दो में से एक चीज सेलेक्ट करनी है, एक ऑप्शन। पहला क्या? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% या प्रोपोर्शनेट शेयर। और यह सिलेक्शन किसने? परवेज ने करनी है कि दूसरे पार्टनर्स ने? परवेज ने, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने अगर उसकी डेथ हुई होती तो। 16 में कोई इशू? 17. B, C and D are in partnership. Partner B purchases equipment for the partnership business. Equipment itself cost rupees 20,000 and installation cost were rupees 15,000. There is a dispute with the supplier and the firm refuses to pay the installation cost. Supplier decides to sue for the unpaid rupees 15,000. फर्म ने कहा हमने 15,000 नहीं देना, तुमने सही इंस्टॉलेशन नहीं की। सप्लायर ने कहा इंस्टॉलेशन आपको देनी पड़ेगी। Against whom can supplier file suit? पार्टनर बी ने परचेज किया तो उसी के खिलाफ कर सकता है। वो एजेंट, हर पार्टनर एजेंट होता है,
तो वो पार्टनरशिप का कोई भी पार्टी पार्टनर किसी भी पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। बी के खिलाफ भी केस फाइल किया जा सकता है, सी के खिलाफ भी, डी के खिलाफ भी। ए क्लियर? बी, इफ ही डिसाइड्स टू सू बी ओनली, हाउ मच अमाउंट कैन ही रिकवर फ्रॉम बी? अगर वो कहता है मैं सिर्फ बी के खिलाफ केस करना है, कितने अमाउंट रिकवर करना? सारे के सारे। पहला कंसेप्ट है पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल, दूसरा है सेवरली लायबल। अगर सी के खिलाफ केस करता है तो कितनी अमाउंट रिकवर करवा सकता था? पूरी की पूरी 15। और अगर ये 15 लाख होती वो भी रिकवर, 15 करोड़ होती तो वो भी करवा सकता। बस काफी है। नेक्स्ट, टॉम एंड जेरी आर इन पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप परचेज्ड एन item of equipment costing rupees 30,000. It was discovered later that the equipment had actually been purchased by Tom for rupees 18,000 and Tom had resold it to the partnership without revealing that he was the owner of the property. Duty to provide full information. हर पार्टनर की जिम्मेदारी है कि नहीं फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। उसने फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, अपनी प्रॉपर्टी 18,000 की फर्म को बेच दी 30,000 की। Can Jerry recover any amount from Tom in respect of this transaction if Tom had informed Jerry that he was the owner? अगर टॉम ने बता दिया था उसको, ठीक है, टॉम ने बता दिया तो फिर जाहिर है उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब उससे रिकवरी नहीं हो सकती जो उसने प्रॉफिट कमाया। लेकिन अगर बी में कैन जेरी रिकवर एनी अमाउंट इफ टॉम हैड नॉट इन्फॉर्म्ड जेरी दैट ही वाज द ओनर ऑफ इक्विपमेंट, इस सूरत में ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, उसे फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, उसने नहीं की, अब प्रॉफिट वापस आएगा। तो इसका मतलब है पार्टनर को हर हाल में फुल इंफॉर्मेशन कर दे। अब इस पॉइंट को ना नोट कर लिए, जो ड्यूटी वाला पॉइंट है ना इसको नोट कर लें। ये आप जब कैफ 7 में जाएंगे ना, कैफ 7 में उसमें एक बड़ा टॉपिक है, उसमें ये मेन कंसेप्ट है जिसके ऊपर केस स्टडी भी सेट करता है, वो इसके ऊपर ब्रैकेट में ना लिख लीजिए, ब्रैकेट में मैं वो हेडिंग लिखवा रहा हूं जो कैफ 7 में है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। इसको ब्रैकेट में लिख लें, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। जिसका यहां पे ये कह रहा है पार्टनरशिप में कि अगर किसी पार्टनर का कोई इंटरेस्ट है किसी ट्रांजैक्शन में, ड्यूटी है टू प्रोवाइड फुल डिस्क्लोजर। तो जब कंपनी लॉ में जाके आप पढ़ेंगे वहां पे कहेगा जिस तरह पार्टनर्स की ड्यूटी थी फुल डिस्क्लोजर देने की, उसी तरह डायरेक्टर्स की भी ड्यूटी है फुल डिस्क्लोजर देने की। और यही कंसेप्ट एग्जैक्टली अप्लाई होता है, होना चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रॉफिट नहीं, एक तो होता है इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर होता है, एक होता है कंसर्न, अपना कंसर्न, कोई हिस्सा, शेयर कोई हिस्सा। बहरहाल चले ये क्लियर। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे दूसरे पार्टनर्स को? अच्छा आप सुनिए, पार्टनर यहां पे बैठा है, ये बाकी ये चारों भी पार्टनर है। ए पार्टनर बी से कहता है यार हमें कुछ एसी वगैरह चाहिए, अब मार्केट चलते हैं, वहां पे एक पहली जो शॉप है ना बड़ी मशहूर, उधर से जाके ना एसी खरीदते हैं 10-12। अब मुझे पता है कि वो मेरे भाई की शॉप है, पार्टनर को पता है कि भाई की शॉप है, लेकिन पार्टनर साइड पे है और वो एक डीलिंग कर रहे हैं। क्या मुझे ये डिस्क्लोज करना लाजमी है कि नहीं? क्या मुझे डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं? अच्छा देखें उसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी टू मेक फुल डिस्क्लोजर है, फुल डिस्क्लोजर है कि सिलेक्टिव फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? हर सिचुएशन में, जिस ट्रांजैक्शन में भी, चाहे उसकी तरफ से प्रपोजल ना भी आया हो, तो इस सिचुएशन में भी उसे डिस्क्लोज करना चाहिए, ये ड्यूटी है, ड्यूटी है बिल्कुल। आगे चल भैया, क्लियर हो गया जी मेरे भाई? ठीक है, हाँ लेकिन अच्छा उसने ये कहा कि ये भी ड्यूटी है टू कैरी ऑन बिजनेस इन ग्रेटेस्ट एडवांटेज, कॉमन एडवांटेज। तो ये कॉमन एडवांटेज है भाई। अच्छा उनका क्वेश्चन ये है, उनका इशू क्या है? अच्छा पॉइंट उठाया उन्होंने, उनका सर ड्यूटी कॉमन एडवांटेज, सबकी फर्म के कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना है, पर्सनल के लिए नहीं। लेकिन इस केस में हमें चाहे उसने बताया है, ठीक है बताया, प्रॉफिट ले जाए जो मर्जी ले जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन इसमें 18,000 की चीज उसने 30,000 की सेल कर दी, ठीक है, एक्चुअली उसने 30,000 की सेल कर दी, तो उसने 12,000 खुद प्रॉफिट कमाया। तो ये तो उसने अपनी जात के लिए, वसी तर मुफाद के लिए तो काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक आपकी बात। लेकिन देखिए बाकी पार्टनर ने उसको इजाजत तो दे दी, जब पार्टनर को इजाजत दे दी, जब उसने इजाजत दे दी, बाकी पार्टनर को कोई इतराज नहीं है, तो ठीक है फिर प्रॉफिट है। हाँ वो यही कह रहा है वो। अच्छा वो क्या कहेगा? वो कहेगा आपको इक्विपमेंट की जरूरत है, आपको इक्विपमेंट मिल तो रहा है, अब इक्विपमेंट से भी तो फर्म ही फायदा उठाएगी, इक्विपमेंट से भी तो फर्म ही फायदा उठाएगी। तो इसमें वो कहता है ठीक है, अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया कि सिंपल रूल ध्यान में रखें, किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी भी पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट है, तो उसको चाहिए कि उसको डिस्क्लोज कर दे, और अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो प्रॉफिट रीपे करेगा। डिस्क्लोज कर दिया तो ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करता तो। अच्छा अब इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक पॉइंट आपने शायद उसके ऊपर इतना गौर नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी शॉप है, मैंने क्या कहा था? क्या भाई की शॉप होने की वजह से मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है?
यस, इसका मतलब है रिलेटिव भी, अगर रिलेटिव के थ्रू भी अगर ट्रांजैक्शन करें तो उसमें डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट समझी जाएगी। क्लियर? ये आगे जी जी देखिए एब्सोल्यूट ड्यूटी चेंज नहीं, ठीक है, एब्सोल्यूट ड्यूटी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स ने देखिए अगर किसी ने फ्रॉड भी किया, फॉर एग्जांपल फ्रॉड भी एब्सोल्यूट ड्यूटी में ना, फ्रॉड क्या किया, थर्ड पार्टी से पैसे लेके निकल गया, लेकिन अगर बाकी सारे पार्टनर कहें ठीक है हम माफ करते हैं इसको, ठीक है, और पैसे हम अदा कर देंगे, तो वो कर सकते हैं। वो एक तरह से उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शन फिर समझी जाती है। पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक माफी नहीं मिलेगी। वो फिर क्या करते हैं प्रैक्टिकली, उसे कहते हैं यार ये हम सब ने तुम्हें माफ किया, तुमने फ्रॉड किया, लेकिन तौबा करो, तुम्हें माफ किया, हम सारे थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के तुम्हें देते हैं, तुम ऑफिशियली अपने हाथ से फर्म के खातों में रीपे कर दो। वो फिर इस तरह की अरेंजमेंट हो जाती है, लेकिन अगर वो उसको क्लियर करना चाहें कर सकते हैं। जी क्लोज रिलेटिव में क्लोज रिलेटिव आएंगे, आगे आ जाए क्वेश्चन 9 है। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको, पार्टनरशिप एक्ट नहीं इसको बताता है। ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप, ए बी सी डी 4 पार्ट, विदाउट इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टनर, इससे मुझे लग रहा है ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर पार्टनर, डी सेट्स अप ए सोल ट्रेडर बिजनेस इन कंपटीशन विद द पार्टनरशिप एंड मेक्स a profit of ₹50,000 by using firm name and property and connection of the firm. What remedy is available to the other partners in this situation? प्रॉफिट रीपे होगा। इसकी 2 ग्राउंड्स हैं, 2 ग्राउंड्स के ऊपर प्रॉफिट रीपे होगा। पहला कंपीटिंग बिजनेस, बताए बगैर कोई एक पार्टनर बिजनेस कर सकता है, लेकिन कौन सा बिजनेस, डिसिमिलर कर सकता है, सिमिलर या कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता। एक तो सिमिलर बिजनेस की वजह से वो लिखते हैं, वो भी ठीक है कि उसने बगैर जा सिमिलर बिजनेस किया ऐसे रीपे करेगा। और दूसरा रूल ये होता है फर्म की प्रॉपर्टी से जो पैसा कमाया वो फर्म का होगा, ये रूल है। फर्म की प्रॉपर्टी से जो भी पैसा कमाया जाता है वो फर्म का प्रॉफिट समझा जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, जितनी एग्जांपल बताओ उतना ही सोचना, उससे आगे नहीं सोचना। एक पार्टनर को पता चला पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच है जिसमें पाकिस्तान जीतेगा, उसने फर्म के दराज से 1 लाख कैश उठाया, जुआ लगाया, पाकिस्तान सच में जीत गया, वो 5 लाख की रकम जीत के वापस आया और फर्म वापस 1 लाख रखा, 5 लाख अपनी जेब में। बताइए फर्म ये 5 लाख क्लेम कर सकती है? देखें इलीगल है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया, क्रिमिनल में जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए। क्या ये क्लेम कर सकते हैं? या क्यों क्लेम कर सकते हैं? फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए प्रॉफिट ले गया। अगर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए किसी भी पार्टनर ने कोई काम किया वो फर्म का समझा जाएगा। आगे चलते हैं, अगर नहीं करता तो उसे रिकवर करवाएंगे, एक्शन लेंगे। मैंने पहले कहा था जितनी एग्जाम्पल मैंने कही ना उतना सोचना है, ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा नहीं मैं डिस्कस करना चाह रहा किसी वजह से। बाय यूजिंग फर्म नेम व्हाट रेमेडी, हाँ अब देखें फर्म का नाम और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते 50,000 कमाया तो किसका हक है? फर्म का, वो रीपे करेगा फर्म को। ओके आगे चले। Salim, Naeem, Kareem and Rahim established a partnership for refining sugar. Rahim was considered expert in job of buying sugar. Thus he was entrusted with the duty of purchasing sugar for the firm. एक महीने की ड्यूटी लगा दी कि तुमने शुगर परचेज करने हैं। वो उसको रिफाइन करते थे ना, तो एक तरह से शुगर उनका रॉ मटेरियल होगा, उसको रिफाइन करते थे। रहीम हिमसेल्फ वाज ए होलसेल डीलर इन शुगर, रहीम खुद भी होलसेल डीलर था। ही अननोन टू हिज को पार्टनर, अननोन के लफ्ज से मुझे अंदाजा ये ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा आगे। Supplied to the firm at the market price, with sugar previously bought by himself from his own resources when the price was lower and he so made considerable profit earn किया। अब फर्म को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ट्रांजैक्शन में उसका इंटरेस्ट था, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब बताइए क्या कोई ड्यूटी ब्रीच हुई? ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। स्टिल उसे देखिए कोई भी केस हो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट है। Naeem and Kareem sued for the profits of thus made profit by him. Can other partners recover any amount from Rahim in respect of this transaction? Yes, profit को रिकवर करवाया जा सकता है। Salim, Naeem, Kareem and Rahim established partnership, ये तो वही है। क्या फर्क है? अच्छा है, अच्छा सॉरी, ठीक है, वही पार्टनरशिप है। रहीम एक्सपर्ट था, उसे कहा कि तुम शुगर बाय करोगे, उसने क्या किया? अजमल कजन ऑफ रहीम वाज ए होलसेल डीलर, अब कजन है होलसेल डीलर। रहीम बॉट शुगर फ्रॉम अजमल डिस्पाइट द फैक्ट दैट द रेट वाज हायर देन द मार्केट रेट। अब इसका मतलब है इसमें ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल डिस्क्लोजर वाली बात भी आएगी क्योंकि कजन है, उसका रिलेटिव है। और दूसरा इन ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज काम नहीं किया, फर्म को नुकसान हुआ, फर्म को नुकसान हुआ, तो क्या ये जो फर्म को नुकसान हुआ और कजन को प्रॉफिट हुआ रीपे करना पड़ेगा? Sajid, Majid, Wajid are partner in the firm. By an agreement, they decided that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of ₹50,000.
विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। 50,000 से ज्यादा कोई भी पार्टनर कोई चीज 50,000 से ज्यादा का ऑर्डर आता है तो सबसे कंसल्ट करना पड़ेगा। साजिद सोल्ड गुड्स वर्थ ₹70,000 क्रेडिट विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर्स, कस्टमर डिफॉल्टेड। साजिद ने 70,000 उधार पे चीजें बेची कंसल्ट किए बगैर और कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू अदर पार्टनर्स इन दिस सिचुएशन? रेमेडी क्या? अच्छा, जब कभी कोई चाहे एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे चाहे पार्टनर करे, चाहे एजेंट में भी ये कंसल्ट ना अथॉरिटी एक्सीड वाला, चाहे पार्टनर करे, आपने सिचुएशन को पहले लेके जाना है, डिवाइड करना है, भाई इमरजेंसी सिचुएशन है कि नहीं है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अथॉरिटी से एक्सीड किया है लॉस से प्रिवेंट करने के लिए, फिर ओके है, फिर वो पर्सन लायबल नहीं है, फिर नुकसान का कसूरवार वो पर्सन नहीं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी। अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है फिर आपने कहानी को आगे दो हिस्सों में लेके जाना है कि दूसरे लोगों ने इसको रेटिफाई कर दिया कि नहीं कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पर्सन अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है लेकिन फिर भी उसको मंजूर कर लिया जाता है, रेटिफाई सब्सिक्वेंट अप्रूवल। अगर रेटिफाई कर लिया तो फिर भी वो पर्सन लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर रेटिफाई नहीं किया तो वो पर्सन लायबल होगा। और एजेंसी वाले केस में एक एडिशनल पॉइंट भी है कि किसको लायबल होगा, वो डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था या नहीं था। तो इस केस में बताइए उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, क्या इमरजेंसी सिचुएशन है? कैसे पता चला इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है? भाई होती तो क्वेश्चन में उसका जिक्र करता, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। तो अब 20,000 अब इसको रीपे करना पड़ेगा अथॉरिटी एक्सीड करने से जो लॉस हुआ। अच्छा, लॉस कितना रीपे, 70,000 या 20,000? जो एक्सीड हुआ, एक्सीड 20,000 हुआ, डिफॉल्ट पूरा किया, लेकिन चूंकि 50,000 तक इजाजत थी, जो उसने एक्सीड किया वो 20,000 का किया, इसीलिए 20,000 का नुकसान पूरा करेगा। जो उसकी अथॉरिटी से बाहर था, जो उसकी अथॉरिटी के अंदर था, वो तो वैलिड है, उतनी पावर तो उसके पास थी। X, Y and Z are partners in the firm. By an agreement, they decided that no partner would have authority to sell goods of a firm of 50,000 without consent of other partners. Owing to a sudden slump in the market, the prices crashed. One partner, in order to save the firm from loss, sold all the stock worth ₹5 million without consulting other partner. Is partner liable to compensate? क्यों liable to compensate क्यों नहीं है? Emergency situation थी, शाबाश। Previous वाले केस में liable था, क्यों? Emergency situation नहीं थी। Jamal, a partner, if goods at Karachi are being sent to a purchaser at Lahore, can Jamal sell the goods at Karachi if goods will not bear the journey to Lahore without spoiling? बिल्कुल, इमरजेंसी 13 केस ऑफ इमरजेंसी, बल्कि ड्यूटी बन जाती है, ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी करना चाहिए। Aftab Badal and Chand started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders. They decided to share profits equally and the business will be managed by Aftab only. And Badal and Chand will not take any active part in management. इन एडिशन टू, अच्छा ये ना कई क्वेश्चन में उसने इतना हिस्सा कॉमन रखा हुआ है, ठीक है, नीचे कंसेप्ट अलग एक्सप्लेन कर देता है, ये हिस्सा कॉमन, ये बहुत दफा उसने बार बार रिपीट किया बिला वजह। इन एडिशन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, आफ्ताब वांट्स टू टेक सैलरी फॉर हिज सर्विसेज, कैन ही डू सो? कर सकता है, लेकिन अगर पार्टनर्स ने एग्री किया हो तब, अगर एग्री किया है फिर कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। Adil and Kashif are partners in a firm. Terms of agreement are that they will share profits in the ratio of 3:2, but there is no express provision regarding sharing of loss. इसका मतलब है लॉस और शेयर नहीं होगा, होगा। अच्छा, रेशो नहीं डिसाइड हुई तो इक्वल होगी, वो प्रॉफिट की रेशो डिसाइड ना तो इक्वल होती है, लॉस की रेशो का डिसाइड नहीं की तो वही होगी जो प्रॉफिट वाली है। काशिफ क्लेम दैट ही इज नॉट लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस ऑफ द पार्टनरशिप, इज दिस क्लेम जस्टिफाइड? नहीं, वो लायबल है कंट्रीब्यूट करने के लिए, और कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 3:2 के हिसाब से। Habib and Tanveer are partners in the firm. Habib was interested with monitoring inventory levels to avoid stock shortage on weekly basis. Habib की जिम्मेदारी थी वीकली बेसिस के ऊपर स्टॉक की मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा कितना कम तो नहीं हो रहा, अगर कम हो रहा है तो फिर फर्दर स्टॉक को बाय किया जाएगा। और ये भी देखना होता है कि स्टॉक ज्यादा तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ज्यादा स्टॉक हो जाए तो बड़े बड़े खराब होने का खतरा होता है। लेवल्स देखने थे उसने। Habib neglected the work for many months due to which the firm suffered the loss. उसने ये चेक ही नहीं किया, स्टॉक आई गया और वो खराब होता गया। अभी स्टॉक पड़ा हुआ था, फिर नया स्टॉक खरीद लिया गया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था स्टॉक पड़ा हुआ कि नहीं, जिससे फर्म को नुकसान हुआ। रेमेडी क्या अवेलेबल है? ये कौन सा, ये ड्यूटी टू फ्रॉड है क्या ड्यूटी टू विलफुल नेग्लेक्ट? विलफुल नेग्लेक्ट कंपनसेट करेगा हबीब। Abid and Sajid are partners in the firm. Abid took the firm's printer and laptop to his home for the use of his family members till they were not usable anymore. फर्म की प्रॉपर्टी को आबिद घर ले गया और तब तक इस्तेमाल करता रहा जब तक वो यूजलेस नहीं हो गए, खराब नहीं हो गए। What remedy available to other partners in this situation? एक्सक्लूसिव यूज, ये वो है ड्यूटी टू यूज फर्म्स एसेट फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। अगर पूछ के गए फिर ठीक है, और अगर नहीं पूछा, जो कि क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं पूछा, तो फिर वो कंपनसेट करने के लिए लायबल होगा। प्राइस क्या भी, जो मार्केट की प्राइस होगी, मार्केट।
Azam and Babar are partners in the firm. Azam wants to make his son Wahab partner in the firm in his place. Can he do so without consent of Babar? अच्छा, अब इसने ये नहीं बताया माइनर है कि मेजर है, लेकिन दोनों केसेस में हमारा सोल्यूशन सेम रहेगा कि चाहे माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो या चाहे मेजर टू बी एडमिटेड एज पार्टनर हो, दोनों सूरतों में कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स जरूरी है। माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में तो उसने स्पेसिफिकली बता दिया ना कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर जरूरी है, लेकिन पार्टनर के केस में उसने लाता बताया कि वेरिएशन जब हो पार्टनरशिप की नेचर में, उसमें उसने ये एग्जांपल डिस्कस किया है। नया पार्टनर ऐड करना सारे पार्टनर के कंसेंट जरूरी है, एक पार्टनर भी अगर नहीं राजी तो चेंज नहीं किया जाएगा। क्लियर ये? चलिए, अच्छा ये हमारे कुछ आधे क्वेश्चन हुए अभी, लेकिन आधे क्वेश्चन अभी हमारे रहते हैं, काफी नहीं है। नहीं, पॉज मैंने करवाया नहीं आज। Azam, Babar, Yasir and Zahid are active partners in a partnership. Azam wants to open a bank account in ABC Bank for partnership business. However, Zahid is of the opinion that they should have an account with XYZ Bank. How should this matter be decided? दोनों में डिस्प्यूट आ गया। जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, जो इश्यूज होते हैं पार्टनर्स के, कैसे डिसाइड होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की बेसिस पे। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो ऑल पार्टनर्स की कंसेंट से रिजॉल्व होंगे। वो कौन कौन से? वेरिएशन इन पार्टनरशिप वाले, जिसमें एडमिशन था, पार्टनर का एडमिट होना, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस और चेंज इन शेयरिंग रेशो। चेंज इन शेयरिंग रेशो। 31, Azam, Babar, Yasir and Zahid are active partners in partnership. Babar, Yasir and Zahid want to change the nature of business from retailer of yarn to manufacturer of sugar. But Azam does not agree. चेंज होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? ये नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करने के लिए सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। आफ्ताब, बादिल एंड चांद स्टार्टेड ए बिजनेस, यहां तक वही है कि आफ्ताब काम करेगा एक्टिव पार्टनर, बादिल और चांद जो है वो घर में सोए रहेंगे, स्लीपिंग पार्टनर होंगे। कैन बादल एंड चांद इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म? लेकिन वो एक्टिव पार्टनर नहीं है, स्लीपिंग है। राइट में बड़ा, हर पार्टनर का राइट है, हर पार्टनर का राइट है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे डोरमेंट हो, और हर पार्टनर का सिर्फ राइट है, माइनर एडमिटेड का राइट नहीं है, ट्रांसफरी का राइट नहीं है। क्लियर होगी ये चीज? अदील एंड काशिफ स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस बाय कंट्रीब्यूट। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, ये अच्छी केस स्टडी थी। अदील एंड काशिफ स्टार्टेड, नजर आ रहा है भाई? अदील एंड काशिफ स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग ₹5 मिलियन एंड ₹7 मिलियन। 5 मिलियन किसने डाले? 7 मिलियन। एंड अदील आल्सो एडवांस ₹1 मिलियन टू द फर्म एज लोन। अदील ने 1 मिलियन लोन भी दिया, कैपिटल भी दिया, लोन भी दिया। काशिफ ने सिर्फ कैपिटल दिया। दे डिड नॉट डिसाइड एनीथिंग रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब यह है हमें पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक आंसर करना पड़ेगा। तो शेयर रेशियो डिसाइड ना करें, इक्वल होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी डिसाइड नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन लोन का भी नहीं किया। कह रहा है काशिफ डिमांड्स फॉलोइंग, काशिफ की ये डिमांड है। पहली डिमांड क्या? दे शुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इक्वल होगी, ये याद रखिएगा, ये आपको काउंटिंग में भी काम आएगी पार्टनरशिप के टॉपिक में, कि जब उसने शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं की तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, कैपिटल रेशियो से नहीं करना। बी 10% इंटरेस्ट शुड बी गिवन बाय द फर्म टू बोथ द पार्टनर्स। किस लिए? दोनों पार्टनर को किस लिए 10% दिया जाए? कैपिटल दिया दोनों ने, कैपिटल। यहां पे वैसे उसे चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देता, लेकिन जब उसने बोथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना तो हमें पता चल गया लोन तो एक बंदे ने दिया है, कैपिटल दोनों ने दिया है। तो कह रहा है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलना चाहिए। क्या मिलेगा? अगर फर्म को लॉस है फिर तो नहीं मिलेगा, और अगर प्रॉफिट है तो मिलेगा। ये कौन पढ़ा गया आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अगर नहीं लिखा हुआ ना तो ना प्रॉफिट में मिलेगा ना लॉस में मिलेगा। ये नहीं लिखा हुआ, ये प्रॉफिट होगा फिर भी नहीं मिलेगा, लॉस होगा फिर भी नहीं मिलेगा। क्या ऐसी सिचुएशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में लिखा हो फिर भी ना दिया जाए? कौन सी सिचुएशन है? लॉस हो। तो यहाँ पे तो लिखा नहीं, लिखा तो बिल्कुल ही नहीं देना, प्रॉफिट लॉस की तरफ सवाल ही पैदा नहीं होता। सी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी गिवन। कहता है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए फर्म टू हिम। अच्छा, ये अजीब सी बात है, लोन दिया डील ने और क्या इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। ये मेरे है नाम आगे पीछे हो गए हैं। ये अदील यहां पे कर लीजिएगा, अदील डिमांड फॉलोइंग, अदील। तो बताइए, वो कह रहा है मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हालांकि मार्केट में 8% है, तो भाई 12% थोड़ी मिलेगा,
ज्यादा, वो तो मार्केट 6 मिलेगा। 6% कहाँ लिखा हुआ है? हाँ ठीक है ठीक है, 6%, ना 12% मिलेगा ना 8% मिलेगा, बल्कि कितना मिलेगा? और वो भी तब मिलेगा अगर फर्म को प्रॉफिट हो फिर मिलेगा, लॉस हो फिर भी मिलेगा। अच्छा, यानी इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस का रूल हो रहा है, लोन का रूल है प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल क्या है? लिखा हुआ और प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा जी। ठीक है, साइमा एंड नाइमा आर पार्टनर, नाइमा एंड नाइमा जो भी है, नाइमा आर पार्टनर्स इन ए फर्म। Saima paid insurance premium from her own pocket in order to protect firm's inventory when there was chance of damage by rainwater. She also paid for shelves to keep the inventory safe. Duty in case of emergency भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं necessary expenses पे किए पार्टनर ने, reimbursement होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, reimbursement को क्या नाम दिया था उसने, एक मुश्किल सा, indemnify, indemnify करना। Can she reimburse these expenses from? बिल्कुल, for the purpose of business है, for the purpose of partnership है, करेगा, उसको रीइंबर्स किया जाएगा। आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट एवरी पार्टनर शैल रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 ईयर का पहुंच के हर पार्टनर रिटायर हो जाएगा। ये कहां लिखा हुआ है? अच्छा, पार्टनरशिप डीड पे सारे पार्टनर के साइन होते हैं, इसका मतलब है इस वाली प्रोविजन पे 65 ईयर पे रिटायर होना है, ए बी वाई जी सबके साइन होंगे, यानी इन्होंने मानना है। अगर मानने के बाद, साइन करने के बाद कोई एक मुकर जाए, नहीं आ गया। हाँ, कह रहा है जाहिद हैज जस्ट टर्न 65 years old, however he wants to continue as a partner in partner। वो कहता है नहीं जाना, कर नहीं जाना, पार्टनरशिप में रहना है, पार्टनरशिप में रहना है, रह सकता है अगर बाकी के पार्टनर एग्री कर ले। हाँ, तो फिर पार्टनरशिप चेंज करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा फिर, वरना करंट सिचुएशन में एग्री कर लिया, पहले उसने एग्री कर लिया भाई, अगर सैलरी एग्री नहीं की और बाद में एक पार्टनर के मुझे सैलरी चाहिए तो नहीं मिले। हाँ, अनलेस के पार्टनर्स एग्री कर लें, तो उसमें भी नहीं भाई, 65 पे रिटायर हो गया। आजम, बाबर, यासिर, जाहिद आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप। बाबर died on 1st May when he had 20% share in capital and profit. However, remaining partners continued the business. The accounts will be settled with the legal representative of Babar on 30th June. What are the rights of legal representative? पहले शुरू में किया है, अभी क्या राइट्स हैं? 2 राइट्स हैं कि 2 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर। 6, हाँ राइट एक है, ऑप्शन 2, शाबाश शाबाश शाबाश, राइट एक है, ऑप्शन 2 है, दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट शेयर या 6% पर एनम इंटरेस्ट। हाँ, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा या इंटरेस्ट 2 महीने के लिए होगा, बिल्कुल, जितने पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग। आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Zahid retired and others continued the business. What will be new profit and loss sharing ratio between Azam, Babar and Yasir? New profit and sharing ratio क्या होगी? Reconstitution of firm के बाद, रिवीजन के बाद, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होने के बाद, राइट्स सेम रहेंगे पार्टनर्स के जो पहले थे, मतलब आपस की रेशो सेम रहेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि 1 2 3 4 पहले ये 25 ले रहे थे सारे 25 और जाहिद रिटायर हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोग कहते हैं सर आपने कहा था राइट्स अनइफेक्टेड होंगे, तो इसका पहले भी 25% राइट था, अभी 25 होगा, इसका भी 25, इसका तो बाकी 25 किधर जाएगा? कंसेप्ट ये नहीं कि सेम रहेंगे, मतलब प्रोपोर्शनेट उनका सेम रहेगा, अमाउंट तो चेंज होगी ना, परसेंटेज तो चेंज होगी, ठीक है, लेकिन आपस की रेशो पहले इक्वल थे, अब भी इक्वल होंगे। अगर पहले बाबर आजम से डबल शेयर लेता था और यासिर बाबर से डबल शेयर लेता था, तो अब भी उसी तरह, हाँ पहले 75 और ये 25% लेता था, तो अब ये पहले 75% का इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब 100 का हो जाया करेगा, लेकिन आपस की रेशो वही रहेगी। बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं समझा रहा कि रेशो एक्जैक्टली वही रहेगी, आपस में जो उनका प्रोपोर्शनेट है वो सेम रहेगा। इसको हम केस स्टडी के कैलकुलेशन के जैसे शायद समझा भी था, लेकिन एक केस स्टडी मैंने संभाल के भी रखी हुई है, वो किसी टेस्ट में दूंगा आपको, उससे आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। और पार्टनरशिप काउंटिंग का जो टॉपिक है ना, उसमें भी एक कैलकुलेशन आती है। वो क्या करता है, कहता है ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, 1:2:3 से शेयर कर रहे थे। चले बल्कि अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, अकाउंट अंदर की अकाउंटेंट की रूह जाग उठी। ए बी से ऐसे नहीं पढ़ना आपने, पढ़ाऊंगा मैं। ए बी सी इनकी रेशो थी 1:2:3, पार्टनरशिप में चेंज आया, डी आ गया, जिसको शेयर दिया गया 25%।
इनका ए बी सी का शेयर कैलकुलेट करें, क्या इक्वल होगा? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया इक्वल होगा, नहीं इक्वल नहीं होगा, बल्कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कैलकुलेट किया जाएगा 75% मल्टीप्लाइड बाय 1/, शाबाश 1/6। और इसका कैसे आएगा? 75% इंटू 2/6, 75% इंटू, ये जो आंसर आएगा उसकी रेशो सेम होगी, समझ रहे हैं? और अच्छा अगर बताइए, ये समझ आ गया ना, ये तो रिटायरमेंट का बताया, रिटायरमेंट का बताया, अगर वो ये ऐड होने का बताया, अगर कहे रेशो ये थी 1:2:3, सी रिटायर हो गया, अब बताइए ए और बी की रेशो क्या होगी? हाँ अब ये निकल गया ना, ये इनकी होगी 100% मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और 100% मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 1/3, बिल्कुल वो तो कैलकुलेशन इजी है ना, वो आपको पता है कि रेशो सेम रहेगी आपस की रेशो। बेसिकली ये तो आपको फार्मूला मैं बिठाने के लिए बताया ना, कंसेप्ट, ताकि हमारा जो याद किया वो उसके साथ मैच कर जाए, वरना जो सिंपल ये रेशो रहेगी 1:2। क्लियर हुई है बात? चेंज के बाद क्या करना, आगे चलते हैं। आफ्ताब, रिहान एंड बाली वर पार्टनर्स इन द लॉ फर्म। पार्टनरशिप डीड अमंग अदर थिंग्स प्रोवाइडेड दैट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म वुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं, बहुत कोई बात नहीं, कोई बात। आफ्ताब, रिहान एंड बाली 3 पार्टनर्स है, डिसाइड हुआ तीनों इक्वल प्रॉफिट। फर्म कंटिन्यूड इट्स बिजनेस फॉर मेनी इयर्स विद आफ्ताब रिसीविंग 50% शेयर इन नेट प्रॉफिट। एग्री हुआ था इक्वल होंगे, लेकिन कई सालों तक आफ्ताब को 50% मिलता रहा, रिहान और बाली को 25% ईच मिलता रहा, किसी ने इतराज नहीं किया। Rehan and Bali never objected to this arrangement. Later on, partners developed some differences, and Rehan and Bali filed a suit against Aftab for recovery of their share in profits on the basis of partnership deed. जी अब बताइए, उन्होंने केस फाइल किया, उन्होंने कहा भाई हमारा पिछला शेयर एग्री इक्वल एग्री हुआ था ना, तो तुम डबल लेके जाते रहो कल। इम्प्लाइड क्या रिकवरी हो सकती है? 50% किसको मिलता रहा था? आफ्ताब को। हाँ, रिहान और बाली रिकवरी करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, क्योंकि सब्सिक्वेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन होती रही है ये उनकी तरफ से एक तरह से इंप्लाइड एक्सेप्टेंस थी, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। क्या एग्रीमेंट्स इंप्लाइड हो सकते हैं? हो सकते हैं। गुल, रजा एंड समी आर पार्टनर, ये इनका असल में स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं था, आप 38 की बजाय 41 पे आ गए, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसलिए मैंने जो मुझे ज्यादा बेहतर लगा ना मैंने वो कॉपी कर लिया। ये असल में पास पेपर का क्वेश्चन था 41 ए, 38 पास पेपर एग्जाम्पल थी उसमें। Gul, Raza and Sami are partners in GRS Garments. Raza discovered that a supplier MP offers reasonable rates for consumable stores and put forward the resolution means proposal that MP should be included in the firm's list of suppliers. ठीक है कि लिस्ट ऑफ सप्लायर में नई पार्टी है, रीजनेबल रेट्स एंड लिस्ट ऑफ सप्लायर में ऐड कर दें, इनसे भी माल मंगवाया करेंगे। MP is owned by Gul and managed by his brother. ओनर कौन है? गुल। मैनेज कौन कर रहा है? उसका भाई। अच्छा, रिकमेंड किसने किया था इसे माल उठाते हैं? रजा ने, यानी दूसरे पार्टनर ने खुद नहीं कहा था, नेक नियत आदमी है ना, उसने कहा मैं खुद कहूंगा तो हो सकता है बुरा हां बना के जी प्रॉफिट लेने के लिए कह रहा हूं। एमपी जोन पे, अच्छा, बट गुल डिड नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट। कर दी ना गलती, फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए था कि नहीं? चाहे खुद से रिकमेंड नहीं भी किया, क्या था? ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन के प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। फुल याद है? फुल क्यों लिखा? When Raza and Sami became aware of the fact, they asked Gul to share with them the profit earned by MP on transactions with GRS. बिल्कुल कर सकते हैं, अंडर द प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस वेदर गुल इज बाउंड टू शेयर प्रॉफिट, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। क्या ड्यूटी थी? फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज। On 1st July 2016, Abid, Rizwan and Salman started partnership business, contributed 200,000 each toward the firm's capital. They also agreed to share profits in equal proportion. Abid, in addition to his capital contribution, paid 100,000 to one of supplier as a security deposit. All the partners are entitled to interest at the rate of 8% on their capital. However, during the year, the firm incurred a loss of rupees 80,000. ठीक है? In addition to his capital contribution, उसने 1 लाख रुपया पे किया। क्या ये जो 1 लाख पे किया ये कैपिटल है कि एडवांस है? बताया तो नहीं उसने वैसे, लेकिन जो अल्फाज है इन एडिशन टू कैपिटल, इससे लग रहा है कि वो कह रहा है कैपिटल के अलावा 1 लाख दिया, लेकिन बहरहाल क्लियर नहीं है कि उसने एज कैपिटल कहा कि एज लोन कहा। तो क्या मैं एक अजम्पशन लेके सॉल्व कर लूं कि दोनों डिस्कस करूं? फर्म को हुआ लॉस, अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी पेबल टू ईच पार्टनर। अब देखें, इंटरेस्ट, अच्छा लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किसी को नहीं मिलेगा,
वो तो छुट्टी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हेडिंग के नीचे लिखेंगे किसी को भी नहीं मिलना। इंटरेस्ट ऑन लोन की हेडिंग के नीचे आबिद को मिलेगा। अगर उसने ये 8% एज लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ये, क्योंकि चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों सूरतों में मिलता है। 6% मिलेगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट पे मिलेगा? 6% का, क्योंकि रेशो नहीं ना एग्री, रेट नहीं ना एग्री किया, 6% मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 लाख कैपिटल के तौर पे दिया गया था तो इसको भी 0 मिलेगा आबिद को, लेकिन अगर 1 लाख लोन के तौर पे दिया गया है आबिद को 6000 मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट मिलता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। और जो रेशो जो रेट स्पेसिफाई उस पे मिलेगा, अगर रेट स्पेसिफाई नहीं किया 6% में मिलेगा। क्लियर है? Sohail, Talha, Umair and company, a partnership concern is engaged in trading of loss. Firm bought a plot of land from Shining Star Limited. After some time, Talha and Umair on their own account bought the 3 more plots of land in the same location. अब देखिए, फर्म का बिजनेस है क्लॉथ का, लेकिन उसने प्लॉट भी खरीदा। कुछ अरसे के बाद पार्टनर्स ने भी प्लॉट खरीद लिया, 2 पार्टनर्स ने, तलहा एंड उमैर ने। ऑन देयर ओन अकाउंट का मतलब क्या है? अपने पर्सनल सोर्सेस से bought 3 more plots of land in the same locality and made good profits on selling them at high prices. Sohail, on becoming aware of such profits, sued Talha and Umair for his share. उसने कहा मुझे बताए बगैर ही तुम लोगों ने ट्रांजैक्शन की। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन वेदर तलहा एंड उमैर आर लायबल टू शेयर सच प्रॉफिट। क्यों नहीं? बताए बगैर प्रॉफिट दिए, फर्म के नाम से नहीं लिया। कंपीटिंग बिजनेस वाली प्रॉब्लम यार, कंपीटिंग बिजनेस अगर पर्सनल सोर्सेज से भी किया हो प्रॉफिट वापस करना पड़ता है, लेकिन क्या ये कंपीटिंग बिजनेस है? क्यों नहीं है? फर्म ने लैंड प्लॉट खरीदा है, वो जाहिर ऑफिस बनाने के लिए, लेकिन फर्म का बिजनेस ये नहीं है। बिजनेस क्या है? अगर क्लॉथ में कोई काम कर रहे होते वो कंपीटिंग बिजनेस होता, लेकिन लैंड में कर रहे हैं तो ये कंपीटिंग बिजनेस नहीं है। फर्म का बिजनेस क्लॉथ का, ट्रांजैक्शन हुई लैंड के। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। बस।